Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Welcome to the class. Our today's topic is Muhammad Khan Junejo as a Prime Minister of Pakistan. Muhammad Khan Junejo बतौर वज़ीर आज़म आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का, ठीक है। एज़ यू नो दैट इन 1985 ज़ियाउल हक वाज president of Pakistan and he imposed martial law in 1977 and on the pressure of the public he announced elections in 1985 but these elections were basically the non party elections। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की पार्टी जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी और ये इलेक्शंस जो थे वो पब्लिक की डिमांड के ऊपर जो थे वो रखे गए। लेकिन वो जो इलेक्शंस थे वो बिल्कुल भी उस तरह से इलेक्शंस नहीं थे जिस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो डिमांड करती है, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था इसलिए इस तरह के इलेक्शंस भी नहीं रखे गए। तो बैकग्राउंड की तरफ हम आते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया और उसके अंदर कुछ इस तरह की 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स की गई जिसकी वजह से सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई प्रेसिडेंट को। हालांकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल फॉर्म में था उसके मुताबिक सारी की सारी पावर्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो उसके अंदर कुछ इस तरह की अमेंडमेंट्स की गई जिसकी वजह से जो ऑल इन ऑल पावर जो थी वो सारी की सारी प्रेसिडेंट को दे दी गई और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इधर को शिफ्ट कर दी गई, ठीक है। अब हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन मैन शो जो है वो चल रहा है ज़ियाउल हक की तरफ से, ठीक है। उन्होंने डिमांड पर पब्लिक डिमांड पर जो है वो नॉन पार्टी इलेक्शंस रखे 1985 में और जब इलेक्शंस जो थे उसके अंदर उन्होंने जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चूज़ किया और 23 मार्च 1985 जो है उस दिन जो है वो पहली नेशनल असम्बली की मीटिंग हुई और उसके अंदर जो आप लोगों के ज़ियाउल हक साहब थे उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर हल्फ लिया, ओथ लिया और जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी वर्किंग की तरफ कि बेसिकली वर्किंग क्या हुई। सबसे पहले आते साथ जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने जो काम किया उन्होंने एंड ऑफ मार्शल लॉ अनाउंस किया। उन्होंने उसके लिए रेजोल्यूशंस जो थी वो पास करना शुरू कर दी, सेनेट के अंदर पास की, नेशनल असम्बली के अंदर पास की, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर पास की और उन्होंने ये कहा कि अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं और प्रेसिडेंट भी हैं तो हमें जो है वो मार्शल लॉ की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो 1977 में जो मार्शल लॉ लगाया गया तो फाइनली 1985 में एंड कर दिया गया आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि आपने 8 ईयर्स जो है वो मार्शल लॉ को देखा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन बहुत ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन पास करने के बाद फाइनली ये जो है 30 दिसंबर 1985 में ये अनाउंस कर दिया गया कि हम मार्शल लॉ जो है वो अनकरीब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अब इसकी ज़रूरत मज़ीद नहीं है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग की इम्पोर्टेंस और उसकी वर्किंग और पोजीशन और स्टेटस बिल्कुल वैसा नहीं रहा था जो कि पाकिस्तान बनने से पहले था, क्योंकि सब लोग जो थे वो मुस्लिम लीग पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इनके लीडर्स के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग के लीडर्स जो थे और पावर जितनी भी उसके अंदर अथॉरिटीज़ थी, जो लोग भी इसके अंदर मौजूद थे, मेंबर्स थे, उनकी सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी, जो विश थी और वो थी पावर, सिर्फ़ और सिर्फ वो बेसिकली जो थे वो लस्ट ऑफ पावर में इन्वॉल्व हो चुके हुए थे। तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब जब आए तो उन्होंने जितने भी नॉन पार्टी मेंबर्स थे उन सबको जो है, जिनको हम गैर जमाती अरकान कहते हैं उर्दू में, उनके लिए एक ऑफिशियल ग्रुप जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से अनाउंस किया जिसके वो खुद प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। यानी कि एक पार्टी बनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से और उसके अंदर जो नॉन पार्टी मेंबर्स थे उनको इंक्लूड किया गया और उस मुस्लिम लीग के या उस पार्टी के या उस जमात के जो प्रेसिडेंट थे वो खुद बन गए। और इसके अंदर फिर डिफरेंट किस्म के ऑफिसेस जो थे वो ओपन किए गए, डिफरेंट जगहों पर इनके दफातर वगैरह खोले गए और जो लोकल लेवल के जो लोग थे उनको भी मेंबरशिप के लिए जो है वो बुलाया जाने लग पड़ा, इनवाइट किया जाने लग पड़ा। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं वो है उनके इराक़ा फॉरेन टूर्स। उन्होंने 1986 में जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉरेन टूर्स की, जैसे टर्की का किया, जर्मनी का किया, अमेरिका का किया और डिफरेंट किस्म के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जो थे वो इनके साथ साइन किए, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि एक तो उन्होंने एंड ऑफ मार्शल लॉ किया और दूसरा उन्होंने रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी किया। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से क्या मुराद है कि जब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है तो जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बैन कर दिया जाता है। आप लोग जो हैं वो कोई किसी किस्म की मीटिंग्स नहीं रख सकते हैं,
ओपनली गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें थी जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, जिसमें आप बिल्कुल अपनी राय का इज़हार नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की जो पूरी कोशिश थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने की। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को उस वक़्त जो है वो रिस्टोर किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो की तरफ से। ठीक है, आगे हम आते हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो थे वो किए गए, डिफरेंट किस्म के तरक्याती काम जो थे वो किए गए। वो कौन कौन से थे? मीन्स ही अनाउंस्ड 7 मरला हाउसिंग स्कीम एट दैट टाइम, 5 पॉइंट्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम, लिटरेसी रेट उन्होंने इसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया कि हमें जो है वो शरह ख़वानदगी जो है वो बढ़ाना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है, इसलिए एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह और डिफरेंट किस्म के सोशल वेलफेयर के काम जो है वो उन्होंने किए। आगे हम उनके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ओजरी कैंप इंसिडेंट। ओजरी कैंप इंसिडेंट बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी आप लोगों ने लेबनान के अंदर देखा कि वहाँ पर जो है एक डिपो था जिसके अंदर आग लग गई, और आपने देखा कि कितने सारे लोग आगे पीछे वाले जो थे, जितने भी उस जगह के इर्द गिर्द मौजूद थे, वो सारा का सारा एरिया जो है वो डैमेज हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह का एक इंसिडेंट जो था वो 1988 में पाकिस्तान के अंदर भी हुआ। ओजरी जो है बेसिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जगह है जहाँ पर जो है ओजरी डिपो बना हुआ था। ओजरी डिपो जो था वहाँ पर डिफरेंट किस्म का बारूदी जो मवाद है वो रखा गया था, और अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो है वो आग लग गई, जिस तरह आप लोग अभी रिसेंटली देख भी रहे हैं। सो इसी तरह की बिल्कुल सेम वैसे ही सरकमस्टांसिस के साथ वहाँ पर आग लगी, और उस वक़्त जब ये आग लगी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो सिंध के विज़िट पर थे, और प्रेसिडेंट जो थे वो कुवैत गए हुए थे। यानी कि दोनों जो हमारी मेंबर्स थे, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ़ द कंट्री, जो दोनों थे वो बाहर गए हुए थे। सो मतलब विज़िट पर थे, उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ठीक है, सो ये जो ओजरी कैंप इंसिडेंट हुआ, ये इसकी वजह से बहुत सारे जो सिटीजन्स थे वो हलाक हो गए, और इर्द गिर्द की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह बर्बाद हो गई, और बहुत इसको देर लगी, जो आग लगी उसको बुझाने बहुत काफ़ी टाइम हमारा स्पेंड हो गया, और बहुत दूर तक जो बिल्डिंग्स थी वो शोर की वजह से उनके शीशे वगैरह भी टूट गए। सो इस सारे इंसिडेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर ये आग कैसे लगी और किस तरह से यहाँ पर जो है वो ब्लास्ट हो गया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो थी वो बनाई गई, और इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बनाई गई, जिसका काम ये था कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे कि आग कैसे लगी और क्या इंसिडेंट और क्या सरकमस्टांसिस हुए कि जिसकी वजह से आग जो है वो लग गई। ठीक है, सो जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट जो थी वो प्रेजेंट की प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब के सामने। अब आते हैं जुनेजो खान साहब के डिसमिसल की तरफ। ठीक है, बेसिकली जो ज़ियाउल हक साहब थे उनका ये ख्याल था कि जुनेजो जो है वो एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा मुझे, और बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा किसी भी काम के लिए मुझे। लेकिन आते साथ ही आपने देखा कि उन्होंने जो है वो एंड ऑफ मार्शल लॉ की डिमांड रख दी। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें तो पार्टीज़ को जो है वो रीस्टोर करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करना चाहिए। फिर उन्होंने फॉरेन टूर्स भी करना शुरू कर दिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अनाउंस करना शुरू कर दिए, इन्वेस्टिगेशन कमेटी यहाँ पर बिठा दी। तो इस तरह के इश्यूज़ पर, इस तरह के पॉलिटिकल जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर इन दोनों के डिफरेंसेस जो थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो थे वो बिल्कुल भी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब को ये लगता था कि जुनेजो जो है वो बिल्कुल ऐसा बनता है कि उसको मैं अगर कहूँगा कि दिन है तो वो दिन कंसीडर करेगा, अगर मैं उसको कहूँगा रात है तो रात। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जुनेजो खान साहब जो थे वो अपनी इंपॉर्टेंस को समझते थे, उनको पता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस पर हूँ, तो उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी वो अपना काम कर सकते थे फेयरली उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे प्राइम मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में वो दिन ब दिन बढ़ते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसके अंदर मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने जो है वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए। 29 मई 1988 एयरपोर्ट पर जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहीं बाहर से विज़िट पर से वापस आए तो उन्होंने उनके क्वेश्चंस के आंसर किए, और ऑन द सेम डे जो है यानी 29 मई 1988 इवनिंग
इवनिंग जो है उसी की शाम को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि प्रेसिडेंट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जी मोहम्मद खान जुनेजो इज़ नो मोर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से मोहम्मद खान जुनेजो जो है उनको जो है वो ख़ुद भी टीवी पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही पता चला कि उनको डिसमिस कर दिया गया। गर्ल्स, अगर कोई भी इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।